नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे लॉ फॉर आरएएस मेंस। आज हम देखेंगे लॉ का थर्ड पार्ट, जो कि है लॉज अबाउट वुमेन एंड चिल्ड्रन। मैंने आपको बताया था कि इसे हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इसमें हम करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। देखिए, सबसे पहला ये इनेक्ट हुआ है 2005 में और एनफोर्स हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता है क्योंकि जनरली इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट ईयर सेम होते हैं, पर इसका अलग है। फिर है इसमें 5 चैप्टर्स हैं और 37 सेक्शंस हैं। तो हम एक बार चैप्टर्स ओवरव्यू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज प्रिलिमिनरी और इसमें है सेक्शन 1 एंड 2 और सेक्शन 2 में है आपका डेफिनेशन क्लॉज। चैप्टर 2 है डोमेस्टिक वायलेंस और ये है सेक्शन नंबर 3। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जा रहा है। अगर आपके पास डेफिनेशन आती है डोमेस्टिक वायलेंस के लिखने को, तो आपको सेक्शन नंबर 3 भी मेंशन करना है और सेक्शन 2G जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइन किया गया है डेफिनेशन क्लॉज में, वो भी लिखना है। फिर है चैप्टर नंबर 3 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये आपका दिया गया है सेक्शन नंबर 4 से लेकर 11 तक। अब देखिए, ये अलग चैप्टर क्यों बना है? क्योंकि हमने एक्ट तो बना दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पर इसमें काम कौन करेंगे? तो जो पर्सन इसमें काम करने वाले हैं वही हैं ये सर्विस प्रोवाइडर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। अभी हम देखेंगे इनको कितनी सारी पावर्स दी गई हैं और इन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है फॉर अग्रीव्ड वुमेन। फिर है चैप्टर नंबर 4 प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ। तो रिलीफ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है कि अग्रीव्ड वुमन को कौन कौन से रिलीफ मिलते हैं। ये दिया गया है सेक्शन 12 टू 29। इसमें आपका पूरा प्रोसेस भी कवर हो जाएगा, क्या प्रोसेस है, क्या अपील हो सकती है, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर है चैप्टर नंबर 5, ये लास्ट है मिसलेनियस पोर्शन। ये आपका रहेगा सेक्शन 30 से 37 तक और लास्ट 37 सेक्शन ही हैं इसके अंदर। अब यहाँ से हम सेक्शन को भी थोड़ा सा इन डेप्थ ओवरव्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट, यही सब की कब इनैक्ट हुआ, इसका नाम क्या है, कब इन्फोर्स हुआ। सेकंड हमने देख लिया डेफिनेशन क्लॉजेज है इसके अंदर, सब डिफाइन कर दिया है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, अग्रीव वुमन क्या होती है, रेस्पोंडेंट कौन होता है। थर्ड है डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर हमने देखा था अभी, वही है ये। फिर है एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट, सारा प्रोसेस बताया गया है यहाँ पे। यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं रिलीफ। सेक्शन 17 में दिया गया है राइट टू रेसिडेंस, इसे हम रेसिडेंस ऑर्डर भी कहते हैं। फिर है प्रोटेक्शन ऑर्डर 18 में, रेसिडेंस ऑर्डर 19 में। 17 और 19 में रेसिडेंस ऑर्डर है, पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। 20 में है मॉनेटरी रिलीफ, 21 में कस्टडी ऑर्डर और 22 में है कॉम्पनसेशन ऑर्डर। उसी तरीके से मॉनेटरी रिलीफ में भी एक तरीके का कॉम्पनसेशन ही होता है, पर फिर भी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। 29 में है कि अपील में जा सकते हैं और 31 और 33 बात करता है पेनल्टीज की। यहाँ पे रेस्पोंडेंट की भी पेनल्टी है और प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी पेनल्टी है कि अगर रेस्पोंडेंट नहीं मानता है कोर्ट की बात तो उसको भी देना पड़ेगा, और अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर वो ही नहीं ठीक से काम कर रहे हैं तो उनको भी देना पड़ेगा। अब देखिए, अग्रीव्ड वुमेन मैंने आपको बताया था, ये आपका डिफाइन है 2A में। It means a woman in domestic relationship with the respondent and who allege to being subject matter of violence by the respondent। तो इसने कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसे थोड़ा सा लेंदी बना के कॉम्प्लिकेट बना के लिख दिया है। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो कोई भी वुमेन जिसके साथ किसी पर्सन ने, और वो पर्सन है रेस्पोंडेंट, उसने किया है डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यहाँ पे इसकी एम्बिट को लिमिट कर दिया है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप अपने आप में बड़ा टर्म है, बट इन्होंने लिख दिया है ताकि पता लगे कि किसने किया है और कौन कर सकता है, क्योंकि ऐसे ही राह चलता तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर नहीं देगा। इसीलिए इस वर्ड को यहाँ पे मेंशन किया है। और फिर इन्होंने एक और चीज देखिए, लिखा है रेस्पोंडेंट, ये नहीं लिखा कि कौन कर रहा है, मेल कर रहा है या फीमेल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है रेस्पोंडेंट। अब देखिए, रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है? पहले अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मेल लिखा हुआ था, पर हम देख रहे हैं कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो हमने देखा कि जो सास होती है वो भी बहू पे डोमेस्टिक वायलेंस करती है, जरूरी नहीं है सिर्फ पति करता है, या फिर अगर उसके ससुराल में कोई बच्चा है तो वो भी ये चीज कर रहा है। तो जैसे जैसे केसेस सामने आए वैसे वैसे रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन को बड़ा बना दिया गया। इसके ऊपर काफी सारे केसेस हैं, जैसे कि नरोत्तम लाल हरसोरा का केस है,
इंदिरा शर्मा का केस है, ऐसे काफ़ी सारे केसेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने टाइम टू टाइम आए, तब जाके इसकी डेफिनेशन इवॉल्व हुई है। फिर है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अभी जिस वर्ड का हमने ज़िक्र किया था, अब हम इसे अच्छे से समझेंगे। इट मीन्स मोर देन वन पर्सन रिसाइडिंग टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। अब देखिए फिर से एक और टर्म है। बाकी तो इन्होंने सिंपल ही कह दिया है कि एक से ज़्यादा पर्सन रह रहे हैं साथ में। तो अगर कोई अकेला पर्सन रह रहा है तो वो खुद के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कैसे करेगा? बाकी तो सब समझ में आने वाली चीज़ है। ये है शेयर्ड हाउसहोल्ड। इसका मतलब भी अभी हम समझेंगे। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप में देखिए क्या-क्या आता है। या तो शादी कर रखी है उन लोगों ने या फिर बाय ब्लड, मतलब कि ज़रूरी नहीं ससुराल में ही हो रहा हो, किसी भी घर में हो सकता है। एक बेटी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। जॉइंट फैमिली हो सकती है या कोई और रिलेशन। अब इस कोई और रिलेशन को भी इन्होंने डिफाइन कर दिया है। जैसे कि एडॉप्शन हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप, इसको भी बाद में ऐड किया गया था क्योंकि हमने देखा कि सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा था। अब क्या होता है, क्योंकि इन लोग को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था तो इनके साथ ये चीजें ज्यादा हो रही थी। क्योंकि इन्हें प्रोटेक्शन नहीं है तो ये बोलेंगे किसको? पहले ही घर वाले नहीं मानते इन चीजों के लिए, इसीलिए कोर्ट्स ने प्रोटेक्शन देने के लिए इसको भी ऐड किया था बाद में। फिर देखिए ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब कि सबको ही इंक्लूड कर दिया है पर अच्छे से लिख के इंक्लूड किया ताकि कहीं भी कोई भी पर्सन बच ना जाए ये सब काम करने के बाद में। अब आता है डोमेस्टिक वायलेंस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपके सामने इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है मेंस में, तो आपको दोनों लिखना है, सेक्शन 2 बी और सेक्शन 3 बी। इसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, अब हम ये देखेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस में 4 टाइप की अब्यूज़ होती हैं। नंबर 1 फिजिकल अब्यूज़। यहाँ आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल मतलब कि आपको बॉडी पे मारा है, कोई इंजरी कर दी है या फिर आपको पेन हो रहा है उस चीज़ से, क्लियरली डिफाइन हो रहा है। देन है सेक्सुअल अब्यूज़। सबसे पहले तो ये आपका पीवाईक्यू है, इसे आप मार्क कर लीजिए। अगर रिपीट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। सेक्सुअल अब्यूज में हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। अब अगर ये विद कंसेंट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि विदाउट कंसेंट है और इससे हार्म होती है उस लड़की की डिग्निटी को, इसीलिए यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज भी मेंशन किया है। फिर है इकोनॉमिकल अब्यूज। अगेन नाम से ही क्लियर है कि उस पर्सन को इकोनॉमिकली हम वीक बना रहे हैं, या तो हम उसके एसेट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, मतलब कि एसेट्स ऑफ विमेन। मान लो उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, वो उसके पति ने सेल आउट कर दी, उससे तो जबरदस्ती साइन करवा लेगा, अंगूठा लगवा लेगा। फिर है डिप्राइविंग द वुमेन फ्रॉम रिसोर्स एंड फैसिलिटीज विच अदर फैमिली मेंबर्स आर एंजॉयिंग। ये जनरली देखा जाता है ज्यादातर घरों में कि बाकी सब लोग तो चीजें एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब एसी में बैठे हैं, बाकी सब आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, और जो वुमेन है उसको ही सारा काम करना पड़ रहा है और वो सारी फैसिलिटीज भी नहीं एंजॉय कर पा रही है। फिर है मेंटल अब्यूज। अब मेंटल अब्यूज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। देखिए वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, अगेन नाम से क्लियर हो रहा है कि या तो आपको मेंटली हार्म कर रहे हैं या फिर बोल के हार्म कर रहे हैं। जैसे कि ताने मारना, हो सकता है आपको ताना मारे कि आपके बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर आपने बार बार लड़कियां की हैं तो आपको लड़का क्यों नहीं हो रहा है, या फिर अपने घर से दहेज क्यों नहीं लाई हो, जो जनरली हम देखते हैं टीवी में और अपनी डेली लाइफ में भी, यही सब चीजों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर, पर ये जाने से पहले हम सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन थी, मैंने कहा था कि हम शेयर्ड हाउसहोल्ड को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए शेयर्ड हाउसहोल्ड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक घर है। हमने देखा डोमेस्टिक रिलेशनशिप में 2 लोग साथ में रह रहे हैं, वैसे ही शेयर्ड हाउसहोल्ड साथ में है। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपका खुद का घर हो सकता है या फिर किराए का घर हो सकता है आप कहीं पे थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए आए हो, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। एक तरीके से सब कुछ लिख दिया है ताकि कहीं भी लोग बच ना पाए, बस हर एक चीज को मेंशन करने का यही यहाँ पे पर्पस है। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक कर सकती है या एक से ज्यादा कर सकती है इन अ डिस्ट्रिक्ट, डिपेंडिंग कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, कितने लोग हैं, कितनी जगह पर ऑफिस हैं, उस अकॉर्डिंग। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगा उसकी ड्यूटीज फुलफिल करने में। जो अग्रीव वुमन है वो या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को कांटेक्ट करेगी या फिर सर्विस प्रोवाइडर को। तो यहाँ पे क्योंकि हम प्रोटेक्शन ऑफिसर पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं का लिखा हुआ है। वो वुमेन की हेल्प करेंगे इन एवरीथिंग। तो अगर उसको कंप्लेंट भी रजिस्टर करवानी है अग्रीव वुमन को तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हर वुमन को नहीं पता होता कि ऐसी कोई कंप्लेंट हो सकती है, या होती है तो कैसे होती है। वो वुमन को शेल्टर प्रोवाइड करेगा अगर वो अपने घर से आई है, उसके पास मेडिकल या लीगल एड हो सकता है, उसको कहीं पे चोट लगी हो तो वो ठीक करवाएंगे पहले। उसके लीगल राइट्स बताए जाएंगे अग्रीव वुमन को कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, आप क्या क्या राइट्स अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज कर सकती हैं। और फिर वो बनाएंगे एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने तो देखा नहीं है क्या इंसिडेंट हुआ है,
या तो वो बात करेंगे अग्रीड वुमन से या फिर वो चेक करेंगे डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। तो इसके अंदर हर एक चीज इन डिटेल लिखी जाती है ताकि मैजिस्ट्रेट को असिस्टेंस हो सके कि क्या क्या हुआ था, कब कब हुआ था और किसने किसके साथ क्या किया था। अब आता है सर्विस प्रोवाइडर। तो देखिए सर्विस प्रोवाइडर दो लोग हो सकते हैं, एक तो कोई भी एनजीओ जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और दूसरा कोई भी नॉन प्रॉफिट कंपनीज जो कि इस एक्ट के अंदर खुद को सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करवाना चाहती हैं। तो नंबर वन, ये वॉलंटरी जो काम करवा रहा है वो ही इसके अंदर आएगा, जबरदस्ती किसी को सर्विस प्रोवाइडर हम नहीं बना सकते हैं। फिर है इनकी भी ड्यूटी सिमिलर होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, ये मैंने बता ही दिया है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि एट दी एंड अग्रीड वुमन की हेल्प करनी है। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं हियरिंग का। ये भी देखिए आपका पीवाईक्यू है कि कौन कौन यहाँ पे केस ला सकता है। तो दो अच्छी चीजें, एक तो क्योंकि मैजिस्ट्रेट को पता है कभी कभी जो वुमन होती है उसमें इतना करेज नहीं होता, या तो उसे पता नहीं है या फिर उसमें इतना करेज नहीं है, तो वो खुद से नहीं ला पाती है कंप्लेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जिसको नॉलेज है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो भी आके कंप्लेंट फाइल करवा सकता है। और अगर वुमन खुद से अवेयर है तो वो खुद या फिर वो किसी और को भेज सकती है। मान लो उसे घर से निकलना अलाउड नहीं है, तो वो कॉल कर सकती है अपने घर पे, अपनी बहन को भेज सकती है, भाई को भेज सकती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप प्लीज वहां जाके बताइए। तो ऐसे ही कोई भी यहाँ पर जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। इस प्रोसेस को इजी बनाया गया है। और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, इसीलिए इसकी सारी जो हियरिंग है वो अर्जेंट बेसिस पे की जाएगी। जो मैजिस्ट्रेट हैं वो फर्स्ट 3 डेज में, 3 दिन में ही उनको फर्स्ट हियरिंग करनी है। मतलब क्योंकि उन्हें 3 दिन में हियरिंग करनी है तो 2 दिन में तो वो नोटिस भेज ही देंगे रिस्पॉन्डेंट को। आज कंप्लेंट आई है, एक दिन है उनके पास सारी चीजें चेक करने के लिए, डीआईआर वगैरह वो बाद में भी देखेंगे, बट फिर भी प्राइमा फेसाई देखना जरूरी होता है। और सेकंड डे पे इन एनी केस रिस्पॉन्डेंट के पास नोटिस चला जाता है ताकि थर्ड को हियरिंग हो पाए। और थर्ड डे पे दोनों लोग आते हैं, वुमन भी और रिस्पॉन्डेंट भी। और जो केस है वो 60 डेज में पूरा कंक्लूड हो जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें एक्सपर्ट की जरूरत है, एक्सपर्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, साइंटिफिक एक्सपर्ट हो सकते हैं या थियोरिटिकल एक्सपर्ट हो सकते हैं। जब भी कोर्ट को लगता है कि हम लोग को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई और एक्सपर्ट हमें ज्यादा अच्छे से बता सकता है, तो ऐसे में वो किसी एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कोर्ट को, तो वो काउंसलिंग पे भी भेज सकते हैं, विमेन को भी भेज सकते हैं और रिस्पॉन्डेंट को भी। मान लीजिए उनके बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे क्लियर किया जा सकता है, ऐसा लगा मैजिस्ट्रेट को उनकी हियरिंग्स में, तो ऐसे में वो दोनों को काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं। और 2 महीने वहां पे लिखा हुआ है 2 मंथ्स का, कि अब 2 महीने में काउंसलिंग कंप्लीट करके वापस आएंगे, रिपोर्ट करेंगे। अब हम रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ आपने ऑलरेडी एक बार इंडेक्स में देख लिया था। प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, कॉम्पनसेशन ऑर्डर और फिर लास्ट में है पेनल्टी। ये भी एक तरीके का रिलीफ है, क्योंकि मान लो कोर्ट ने तो ग्रांट कर दिया रिस्पॉन्डेंट को कि तुम्हें ये करना है, पर अगर ड्यू टू एनी रीजन रिस्पॉन्डेंट नहीं करता है, मानते नहीं है या उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, जो भी है, तो ऐसे में उनको पेनल्टी के लिए भी बोला जा सकता है। देखिए नंबर वन, प्रोटेक्शन ऑर्डर। ये एक प्रोहिबिटेड ऑर्डर है, मतलब कि मना कर रहे हैं, आस्क नॉट टू डू, नेगेटिव ऑर्डर है ये। ये कहता है यहाँ पे हम सिर्फ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक चीज को जो क्रक्स है ना आपका वो यही है, इसीलिए हम सिर्फ इतना सा डिस्कस करेंगे। बट अगर आप एक्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला इसमें लिखा है कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा फ्यूचर में, मतलब जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है उसके बाद से फ्यूचर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। सेकंड, उन्होंने बोल दिया है कि आप वुमेन से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप कम्युनिकेट करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि आप विमेन के वर्क प्लेस में नहीं जाएंगे, मना कर दिया है, या फिर अगर उनको चाइल्ड है तो उसके एजुकेशन प्लेस पे नहीं जाएंगे। जैसे क्या होता है, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, इसलिए कोर्ट को ये चीजें ऐड करनी पड़ी यहाँ पर। क्या होता था कि विमेन है, उससे तो नहीं मिलने जाते हैं, पर उसका जो बच्चा है उसकी कस्टडी लेने के लिए उसके स्कूल में चले जाते थे छुप छुप के मिलने के लिए। अब ऐसे में हो सकता है बच्चे को डरा रहे हो या जो भी चीजें, धीरे धीरे चीजें सामने आए, इसीलिए ये चीजें भी ऐड की गई हैं। फिर है कि अगर उसके कोई एसेट्स हैं तो वो हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, मतलब रिस्पॉन्डेंट नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकता है। उसका बैंक अकाउंट नहीं यूज कर सकते, या लॉकर है जहाँ पे जनरली ज्वेलरी वगैरह रखी जाती है, वो सब विमेन की मर्जी के बिना नहीं डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ना ही तो विमेन को थ्रेटन करेंगे और ना ही उसके रिलेटिव्स को। क्योंकि क्या होता है, अगर विमेन नहीं आ रही तो यहाँ पे बोला जाएगा हम तुम्हारे घर वालों को ये कर देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को ये कर देंगे, तो इसीलिए उसके रिलेटिव्स को भी इंक्लूड किया है, ताकि विमेन किसी भी तरह से घबरा के वापस उस घर में ना जाए जहां उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। देन है रेसिडेंस ऑर्डर। लिविंग इन हाउस होल्ड इज अ राइट ऑफ वुमेन। वो भी उस घर में आई है शादी करके, मतलब उसका भी राइट है ना वहां पे रहने का। तो इसीलिए
शी शैल नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम दिस राइट, मतलब उसका राइट है और वो वहां पे रहेगी। अक्यूज्ड और हिज फैमिली मे बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम विजिटिंग दैट पार्ट। हो सकता है मान लो उसके पास 2 रूम है, जरूरी नहीं है कि बहुत ही आलीशान बंगलो होना चाहिए, 2 रूम है तो कह देंगे कि एक मिल जाएगा विमेन को और या फिर उसके बच्चे को साथ में, और एक में रहेंगे बाकी सारी फैमिली। तो मान लो ऐसे बांट दिया है अगर, तो कह देंगे कि ठीक है आप इस पार्ट में नहीं आइए, कोर्ट मना कर देगा। या फिर बोला जा सकता है अगर ये यहाँ पे रह के भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो तो, कि आप ये घर खाली कर दीजिए, आप लोग कहीं और जाके रहिए। कौन लोग? रिस्पोंडेंट लोग कहीं और जाके रहिए, विमेन तो यहीं पर रहेगी। और कभी-कभी क्या होता है विमेन कहती है कि नहीं मैं अलग जाके रह लूँगी, इन लोग को रहने दो, बट मुझे उतना आप रेंट दिलवा दो या उस टाइप का घर दिलवा दो। अब यहाँ पे लग्जरीज़ नहीं मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको लग्जरीज़ मिलेंगी। सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि जितना सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका पहले था जब आप हस्बैंड के साथ रह रही थी, उतना ही आपको मिलेगा, ताकि मिसयूज़ ना हो। क्योंकि अगर हम लग्जरीज़ प्रोवाइड करने लगेंगे तो हर दूसरी विमेन आके बोलेगी मेरे साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मुझे तो आप घर दिलवा दो 1 करोड़ का। ऐसा आजकल मेंटेनेंस के केसेस में बहुत देखने मिलता है। इसीलिए यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ही आपको मिलेगा। अब है मॉनेटरी रिलीफ। कोर्ट में ऑर्डर दैट दी रेंट, ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, दोनों का पे करना पड़ेगा रिस्पोंडेंट को। यहाँ पे अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट एक ही बात है, क्योंकि वो अभी अक्यूज्ड है तो यहाँ पे ये लिख दिया गया है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है, मान लो उसको कोई इंजरी हुई है तो वो ट्रीटमेंट, जहाँ पे वो रह रही है उतना रेंट या लिविंग एक्सपेंसेस जैसे कि उसके खाने का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस, विमेन चाइल्ड दोनों के, अगर चाइल्ड विमेन के साथ रह रहा है तो। फिर है कस्टडी ऑर्डर। देखिए यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ विमेन है, मतलब कोर्ट आगे से कुछ भी इनिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट को क्या पता बच्चा किसके साथ रहने वाला है। इसीलिए अगर विमेन रिक्वेस्ट करती है तो बच्चे की कस्टडी उसको दे दी जाएगी, आफ्टर चेकिंग द सर्कमस्टांसेस कि बच्चा किसके साथ ठीक है, या विमेन के पास उतने रिसोर्सेज हैं, वो उतने अच्छे से रख रही है, यानी सब कुछ देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके दे देंगे, पर पहले विमेन रिक्वेस्ट करेगी उसके बाद ही दी जाएगी। और ऐसे में क्या होता है कि मान लो कस्टडी तो दे दी, कभी-कभी क्योंकि रिस्पोंडेंट भी उसके पापा हैं या उसकी दादी हो सकती है, कोई भी है, तो उनको जनरली मिलने की इजाज़त होती है कि ठीक है आप आके मिल जाइए, आप कोर्ट से लेटर लीजिए, उसे पास करवाइए, परमिशन लीजिए। उसमें हो सकता है 1 घंटे मिलने का टाइम हो, किसी पार्क में मिलने का हो या फिर घर पे मिलने का हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ऑर्डर। ये डिपेंड करता है केस टू केस। पर मान लो ऐसे में बच्चे की मेंटल कंडीशन हार्म हो रही हो सकता है वो रिस्पोंडेंट को देख के इतना डर जाए बच्चा कि फिर वो 2-3 दिन डिप्रेशन में ही रहे, या फिर उसकी मेंटल कंडीशन वैसे ही बहुत खराब हो चुकी थी डोमेस्टिक वायलेंस देख-देख के। तो ऐसे में कोर्ट कह सकता है कि ठीक है अब आप मिलेंगे भी नहीं। मतलब पहले तो सिर्फ कस्टडी दी थी, अब आपको मिलने से भी रोक दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है अलग-अलग केसेस में। देन है कॉम्पेंसेशन ऑर्डर। ऊपर हमने देखा मॉनेटरी रिलीफ, मतलब कि जितने भी सारे एक्सपेंसेस है वो सारे यहाँ पे कवर किए हैं। एक्सपेंसेस सारे सेक्शन 20 में कवर हो गए। अब जो एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन है, मतलब कि जो विमेन एक्स्ट्रा मांग रही है वो यहाँ पे कवर होगा। देखिए कॉम्पेंसेशन टू द विमेन, जो भी उसे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मान लीजिए वो कहीं पे जॉब करती थी, अब डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसने घर बदला या फिर उसकी जॉब चली गई, तो ऐसा कोई फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ इनकम या कोई मेडिकल और इमोशनल अब्यूज, ये वो एक्स्ट्रा मांग सकती है कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं अभी काम करने की हालत में नहीं हूँ बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सब चीजें ड्यू प्रोसेस से प्रूव करनी पड़ेंगी, उसके बाद मिलेगा। अब है पेनल्टी, मैंने आपको बताया था की पेनल्टी दोनों के लिए होती है। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट रिस्पोंडेंट की पेनल्टी और सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफिसर की पेनल्टी। दोनों की सेम ही पेनल्टी रहेगी। रिस्पोंडेंट ने तो अगर जो भी उसे ऑर्डर दिया गया है बाय कोर्ट फॉलो नहीं किया तो, और प्रोटेक्शन ऑफिसर क्योंकि इनका काम ही है कि अग्रीड वुमन की हेल्प करना, तो या तो उन्होंने उसमें से कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है जो ऑलरेडी इनकी बताई गई है, जो चैप्टर 3 में बताई गई थी, या फिर जो पेनल्टी देनी थी रिस्पोंडेंट से वो नहीं दिलवा पाए हैं। तो एट द एंड इन्होंने कोई ना कोई ड्यूटी नहीं की है, तो ऐसे में ये इनकी पेनल्टी रहेगी, दैट इज 20,000 रुपीज, या फिर इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर का, या फिर बोथ। मतलब कि अब देखिए ये जो लिखा हुआ रहता है ना और बोथ, मतलब कि या तो हो सकता है सिर्फ 20,000 मिल जाए, हो सकता है 1 साल का इम्प्रिजनमेंट मिल जाए, और अगर कोर्ट को लगे तो दोनों भी मिल सकता है। एक हो गया हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब हम देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। सबसे पहले इसका पूरा नाम देख लेते हैं। Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। क्योंकि इसका नाम ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है,
शायद आप लोग को नहीं पता, पर जुडिशरी के एग्जाम में ये एक बार एमसीक्यू में पूछा गया था कि यहाँ पे कौन-कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं, तो प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल। तो हो सकता है यहाँ पे छोटा-सा क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए, ये लॉ कैसे आया था? विशाखा गाइडलाइंस पे बेस्ड आया था। तो मैं पहले आपको विशाखा वाली स्टोरी बता देती हूँ। एक विमेन थी भंवरी देवी नाम की। ये देखिए पूरी स्टोरी यही लिखी हुई है, मैं आपको ऐसे ही छोटी-सी स्टोरी बता देती हूँ। भंवरी देवी एक एनजीओ में काम करती थी और वो चाइल्ड मैरिज रोकते थे। मतलब कि इनका काम ही यही था कि चाइल्ड मैरिज रोकेंगे। ये एक गाँव में थे, वहाँ पे कोई शादी हो रही थी बच्चे की, तो भंवरी देवी जाती है उसको रुकवाने के लिए। अब जो लोग होते हैं वो काफ़ी भड़क जाते हैं इस बात पे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके बाद में आके इनका गैंग रेप करते हैं। अब ये हो जाती हैं अग्रीव्ड क्योंकि इनके साथ गैंग रेप हुआ है, ये जाती हैं पुलिस में पर पुलिस इनकी बात नहीं सुनती है। पुलिस कहती है कि आप तो लेट आई हैं, इनका जो घाघरा होता है, जो इनकी स्कर्ट होती है, उसको भी ठीक से नहीं एग्ज़ामिन करवाया जाता है। मतलब कि जो साइंटिफिकली एग्ज़ामिन होना चाहिए था वो सब नहीं होता है। बाद में जो सीमन है वो पहचान में नहीं आ पाता है। मतलब कि इनकी ठीक से चेकिंग हुई नहीं, एग्ज़ामिनेशन हुआ ही नहीं, ना इनका हुआ ना इनके कपड़ों का, तो लास्ट में रेप प्रूव नहीं हो पाता है। क्योंकि जो 24 आवर्स होते हैं, इनिशियली 24 आवर्स वो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और वो निकल जाते हैं, पुलिस जानबूझ के लेट करती है। तो ऐसे में इनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद में विशाखा नाम का एक एनजीओ है, वो सामने आता है और फिर वो पीआईएल फाइल करते हैं बाकी सबके साथ, क्योंकि जब पीआईएल फाइल होती है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। पीआईएल एक अकेला केस नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो बाकी भी जिन लोग के साथ ऐसा हुआ होता है वो धीरे-धीरे करके सामने आते हैं और ये सब लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट देखता है और उन्हें सच में लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ तो था, पुलिस ने ठीक नहीं किया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच बैठती है, इसमें एक वुमेन भी रहती हैं और फिर ये देते हैं 13 गाइडलाइंस। क्योंकि उस टाइम पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस एक्ट था नहीं, ये बात है 97 की, 1997 की बात है ये। उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ नहीं था, तो इन्होंने दे दी 13 गाइडलाइंस कि अब अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये 13 गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी रिगार्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट। पर होता क्या है, कोर्ट ने तो बोल दिया, इंडिया वाले इतना मानते नहीं है इजीली, तो चलता रहा। 97 से आते-आते हो गया 2012। 2012 में क्योंकि ये सब चीज़ें हो तो रही थी बैकग्राउंड में, तो 2012 में एक और केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, मेधा कोतवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो उन्हें याद दिलाता है कि आपने तो बोल दिया पर पार्लियामेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे में फिर से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करते हैं और यहाँ पे आके पार्लियामेंट एक्टिव होती है और 2013 में ये एक्ट लेके आया जाता है और उसके बाद से ये एक्ट ठीक से काम कर रहा है। तो यहाँ से आप पूरी स्टोरी समझ गए हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस एक्ट आया क्यों? भंवरी देवी उस लेडी का नाम है। आई डोंट थिंक इतना इन डेप्थ पूछा जाएगा, पर ये स्टोरी से आपको चीज़ें याद रहेंगी और इन गाइडलाइंस का नाम है विशाखा गाइडलाइंस। टाइम लिमिट भी आपको समझ में आ गई है। अब हम देख लेते हैं पूरे एक्ट का ओवरव्यू। देखिए यहाँ पे है टोटल 8 चैप्टर्स और सेक्शंस कितने हैं? 30 सेक्शंस। चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी, सेक्शन है 1 से लेके 3। इसके भी सेक्शन 2 में पूरा डेफिनेशन क्लॉज है। फिर सेकंड है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, इसे हम आईसीसी कह के बोलेंगे, सेक्शन 4 में बताया है। फिर है लोकल कंप्लेंट कमिटी, इसे हम एलसीसी कह के बोलेंगे, सेक्शन 5 टू 8। फिर चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट कंप्लेंट, सेक्शन 9 टू 11। 5 में है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, सेक्शन 12 टू 18। 6 में है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, सेक्शन 19 में। फिर है 7 चैप्टर ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। देखिए एम्प्लॉय और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो ये रहता है आपका आईसीसी में और ये आपके रहेंगे एलसीसी में। सेक्शन 19-20 में ये दिया हुआ है। फिर लास्ट में है मिसलेनियस पोर्शन, सेक्शन 21 से लेके 30। यहाँ पे हो जाता है आपका एक्ट कंप्लीट। अब थोड़ा-सा सेक्शन नंबर भी देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 1 में तो वही इनैक्टमेंट, एनफोर्समेंट, एक्ट का नाम, जो हमने स्टार्टिंग में देखा वो सब यहाँ पे है। सेकंड में डेफिनेशन, फिर थर्ड में है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगेन ये क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है और ये आपका पीवाईक्यू भी था, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा हाइलाइट करके बता रही हूँ। ये आपका पूछा गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो यहाँ पे आप दोनों लिखेंगे। सेक्शन 2N में जहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन दे रखी है वो भी लिखना है और सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि नहीं होना चाहिए। फिर नीचे कर 4 चीज़ें दे रखी हैं कि क्या-क्या नहीं होना चाहिए, तो वो भी लिखेंगे। फिर है आईसीसी, फिर ये है सेक्शन 5 टू 5, 6, 7, 8, यहाँ पे पूरा एलसीसी का बताया हुआ था, तो ये देख लेते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, लोकल कंप्लेंट कमिटी, ग्रांट एंड ऑडिट, फिर 9th में है कंप्लेंट, 10th में है कंसिलिएशन, 11th में है इंक्वायरी। अभी हम आगे देखेंगे कि जब कंसिलिएशन नहीं हो पाता है उसके बाद में इंक्वायरी होती है। तो देखिए सेक्शन कैसे ऑर्डर वाइज दे रखे हैं ताकि आपको स्टोरी भी याद होती चले और सेक्शन नंबर भी याद होते चले। फिर है एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 12 में।
सेक्शन 15 में दे रखा है कॉम्पनसेशन, 18 में अपील। एक और चीज देखी आपने दोनों ही एक्ट्स में अपील का प्रोविजन है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम में जो भी पर्सन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, जो भी अग्रीड वुमेन है, तो इसीलिए हमारे पास अपील का भी ऑप्शन है। 19 में है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, वही ये आईसीसी में रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये एलसीसी में रहेंगे। लास्ट में पेनल्टी के प्रोविजंस भी हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। नंबर 1 अग्रीड वुमेन। देखिए अब अगर आपके पास अग्रीड वुमेन आ जाता है और लिखते नहीं है कौन से एक्ट का है, एक तो हो जाएगा कि स्पेसिफाई करके दे दिया कि अग्रीड वुमेन अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट या फिर अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तब तो आपको वही लिखना है। अब एक मजे की बात है कि दोनों ही 2A में बताए गए हैं, तो सेक्शन तो आपका क्लियर है, पर लिखेंगे क्या, डेफिनेशन क्या रहेगी। तो अगर आपको स्पेसिफाई कर देते तो वो लिखिए, पर नहीं करते हैं तो आप दोनों ही छोटा छोटा सा क्रक्स बता देना। यहाँ पे है एनी वुमेन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अब नाम से ही क्लियर है तो ये तो आपको समझ में आ गया, पर जरूरी नहीं है ना कि वर्क प्लेस ऑफिस में ही हो, घर पे भी तो हो सकता है। इसीलिए ये डेफिनेशन मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसे वाइड बनाया है। इफ डोमेस्टिक मेड्स आर सेक्सुअली हैरेस्ड देन दे आर आल्सो कवर्ड। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि घर पे भी तो होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसने बोला है कि सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिस में ही होएगा, इसीलिए इसको भी कवर कर दिया गया है। अब देखिए वर्क प्लेस क्या है। वर्क प्लेस में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बट आपके लिए इतना काफी है, इसीलिए हमने सिर्फ छोटा छोटा करके लिखा है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इन्होंने कह दिया है कि ऑल प्लेसेस, जैसे कि ऑफिस हो गया, गोडाउन हो गया, फैक्ट्री हो गई, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, सब कुछ। इफ वुमेन इज विजिटिंग टू एनी अदर प्लेस इन रिलेशन टू वर्क, यही इस चीज को वाइड बनाता है। मान लो वुमेन गई है कहीं पे, मतलब वो काम तो करती है इस ऑफिस में, पर वो थोड़ी देर के लिए क्लाइंट से मिलने गई है किसी रेस्टोरेंट में या कहीं और, तो अगर वहां पे भी उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो यही काउंट होगा कि वर्क प्लेस पे हुआ है, क्योंकि गई तो वो काम से ही थी ना, क्लाइंट से ही मिलने गई थी। इसीलिए देखिए डोमेस्टिक मेड है तो उसका घर होगा वो वर्क प्लेस होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसी के लिए जाती है ना वो काम पे। अगर कोई स्पोर्ट्स वुमेन है तो उसका जिम या स्टेडियम या जहाँ पे भी वो खेलने जाती है। अगर कोई मेडिकल वर्कर्स हैं तो उनका हॉस्पिटल, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं तो उनके लिए उनकी यूनिवर्सिटीज। तो ये रिस्पेक्टिवली चलता रहता है। अब है एम्प्लॉय, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, मतलब कि जो काम करता है। रेगुलर एम्प्लॉय भी हो सकता है जो कि डेली 9 to 5 काम पे जा रहा है, पार्ट टाइम भी हो सकता है सिर्फ 1 घंटा कंप्यूटर का काम करने आता हो। प्रोबेशनर भी हो सकता है, जैसे हम इंटर्नशिप्स करते हैं वैसे ही प्रोबेशन भी होता है। कोई ट्रेनी हो सकता है कोई डेली वेजेस पे काम करता हो, ये जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं ये डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो ये सब भी इंक्लूडेड है। हर किसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया ताकि किसी को भी ये सब ना फेस करना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो सकता है। अब है एम्प्लॉयर कौन रहेगा, वो तो था एम्प्लॉय कौन काम करने जा रहा है, अब है कहाँ जा रहा है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात है तो वहाँ का एचओडी उसका एम्प्लॉयर रहेगा। अगर किसी प्राइवेट ऑफिस की बात है तो जो भी पर्सन उसका इंचार्ज है, जो उसका मैनेजमेंट कर रहा है, जो उसका डायरेक्टर है, वो सब। डोमेस्टिक मेड है तो जिस पर्सन ने उसको एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिस जहाँ पे वो काम करने जाती है। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन 2N, ये हमने डिस्कस किया था कि ये आपका पीवाईक्यू भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया गया है। फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी सारे। डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर। थर्ड है पासिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। फोर्थ है शोइंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल। 5 है वर्बल और जेस्चरल बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल नेचर। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है नंबर 1 तो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब कि कहीं पे भी टच इंक्लूड हो गया है। सेकंड है डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, आपने फोन पे डिमांड कर लिया, आपने साथ में बैठ के डिमांड कर लिया, ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्या डिमांड किया है। फिर है पासिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, ये सबसे ज्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में। अगर आप देखेंगे चाय की थड़ी पे 4 लोग बैठे हैं, एक लड़की जा रही है, तो आप किस टाइप के कमेंट उन्हें पास करते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो इसीलिए हमें किसी भी पर्सन को ये नहीं बोलना है, और अगर किसी और को भी आपने ये बोलते हुए देखा है तो आपको उसे टोकना चाहिए। जनरली अगर हम देखें तो कॉलेजेस में बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं कैंटीन में, कोई लड़की जा रही है तो उस पर भी इस टाइप के रिमार्क्स होते हैं, ये बहुत ही कॉमन हो गया है सोसाइटी में, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट एथिकल। फिर है पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाया है, हो सकता है वीडियो भेज रहे हो, साथ में बैठ के दिखा रहे हो, किसी भी तरीके से हर एक चीज इंक्लूडेड है। लास्ट में है या तो आपने बोल दिया या फिर कोई जेस्चर कर दिया। अब बोलने में तो क्लैरिटी है कि क्या बोला है, समझ में आ जाता है, पर अगर आपने कोई ऐसा जेस्चर किया है जो डबल मीनिंग भी है, मतलब कि आपने दिखाया ऐसा कि आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं जबकि आप बोलना कुछ और चाह रहे थे। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रही हूँ। तो इस टाइप की सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। नंबर 1 कि किसी भी विमेन को ये फेस नहीं करना है। नो विमेन शैल बी सब्जेक्टेड, देखो वर्ड भी शैल यूज किया है कि नहीं करना चाहिए किसी को भी।
सेकंड है कि और क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, तो ये 4 चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। प्रॉमिस ऑफ फेवरेबल एक्शन या फिर थ्रेटनिंग, कि या तो हम तुम्हारे साथ अच्छा कर लेंगे या फिर हम तुम्हें डरा रहे हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, दोनों चीजें इंक्लूडेड है यहाँ पे। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि उसे डराया जा रहा है कि अगर तुमने नहीं किया तो देखो क्या हो जाएगा, अभी जहाँ पे वो प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है। सेकंड है प्रॉमिस और थ्रेट, अब प्रॉमिस फेवरेबल भी हो सकता है और थ्रेट आपका अनफेवरेबल होगा यहाँ पे फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए। डरा सकते हैं कि अगर तुमने नहीं मानी हमारी बात तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा किसी भी टाइप का थ्रेट हो सकता है। थर्ड है हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर एट वर्क प्लेस, मतलब कि उसे काम करने ही नहीं दे रहे हो तुम ठीक से, एटमॉस्फेयर ही तुमने खराब कर दिया है। फोर्थ है ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर कॉजिंग थ्रेट टू हर सेफ्टी, उसको सेफ्टी इश्यूज होने लगे हैं, उसको इतना ह्यूमिलिएट कर दिया है, इतना इमोशनल या वर्बल अब्यूज उसके साथ कर दिया है। ह्यूमिलिएटिंग मतलब कि बार बार इंसल्ट आपकी चलती ही जा रही है वहां पे। फिर है सेक्शन 4 इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो देखिए जो याद करने वाली चीजें वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है ताकि आपको इजी हो जाएगा याद करना। अब हमने दो चीजें देखी थी, नंबर 1 इज आईसीसी और दूसरा था आपका एलसीसी। तो ये दोनों अलग अलग क्यों है, मतलब कोई एक कमेटी भी हो सकती थी पर दो है। तो देखिए जहाँ पे मोर देन 10 मेंबर्स एम्प्लॉयड होंगे, मतलब कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 10 से ज्यादा होंगे, वहां पे आपका रहेगा आईसीसी, और जहाँ पे कम है वहां पे रहेगा आपका एलसीसी। यहाँ पे जो पर्सन रहेगा वो होगा एम्प्लॉयर, मतलब कि एम्प्लॉयर है इसीलिए 10 लोग हैं वहां पे। अब यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, मतलब कमेटी बना दी है तो डिसाइड कौन करेगा चीजों को, तो वो होगा आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, सीनियर वुमेन ऑफिसर, वो कहीं से भी हो सकती है, मतलब कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की जो भी यूनिट्स हैं, जो भी वर्क प्लेसेस हैं, वहां से कहीं से भी एक सीनियर वुमेन ऑफिसर को हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना देंगे। इसके साथ में मिनिमम 3 मेंबर्स आर टू बी अपॉइंटेड, 3 मेंबर्स और। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मिनिमम, वहां पे ना ये वर्ड यूज हुआ है एक्ट में, नॉट लेस देन, तो इसका मतलब होता है इससे ज्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बड़ी कमेटी की रिक्वायरमेंट है, पर एटलीस्ट 3 तो रहेंगे। फिर है कि बाकी जो मेंबर्स हैं, एक तो हो गया सीनियर वुमेन ऑफिसर, बाकी कौन कौन होंगे उसमें से एक तो होंगी आपकी एनजीओ से, और बाकी सारे जो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हैं वहां से कोई भी हो सकता है, और विमेन मेजोरिटी में रहेगा। मतलब कि अगर टोटल 4 लोग हैं तो यहाँ पे कम से कम 2 विमेन तो होनी ही चाहिए, और 3 हो तो और भी अच्छा है। अगर 5 लोग हैं तो यहाँ पे 3 विमेन होंगी, क्योंकि विमेन के साथ ही गलत हुआ है। ऐसे में अगर हम विमेन को ही कमेटी में नहीं बिठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। अब है लोकल कंप्लेंट कमेटी, एलसीसी, ये हमने देख लिया, मतलब 10 से कम लोग जहां पर है वहां पर ये होगा। कौन बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयर होता नहीं है, 10 से कम लोग हैं किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे होंगे आपकी चेयरपर्सन, डिसाइडिंग मेंबर और मिनिमम 3 मेंबर्स, सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, नॉट लेस देन। और चेयरपर्सन बनेगा कौन, कोई भी विमेन वर्किंग फॉर विमेन राइट्स। यहाँ पे ना एक्ट में और भी चीजें स्पेसिफाई की कि विमेन राइट होना चाहिए, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट एट द एंड एक विमेन ही बनेगी चेयरपर्सन। फिर एक पर्सन आपके रहेंगे एनजीओ से, और बाकी एक रहेंगे लोकली एम्प्लॉयड विमेन, मतलब कि जो उन्हीं के साथ उसी कैटेगरी में काम करते हो। यहाँ पे भी विमेन मेजोरिटी रहेगी। एससी एसटी और माइनॉरिटी का भी पार्टिसिपेशन होगा, मतलब कि जो कमिटी है उसमें एससी एसटी भी बैठेंगे कमिटी में, कोई भी हो सकता है, मैन हो सकते हैं, विमेन हो सकते हैं। अब देखिए हमने देखा था कि जनरली आईसीसी हर जगह पे होनी चाहिए और कंप्लेंट भी जाएगी आईसीसी में, बट कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आईसीसी नहीं बन सकती, तो वहां पे जाएगी आपकी कंप्लेंट एलसीसी के पास। और वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो अभी हम देखते हैं, ये 3 है। या तो एम्प्लॉयर ने आईसीसी बनाया ही नहीं है, 10 से ज्यादा मेंबर्स हैं फिर भी नहीं बनाया, तो ऐसे में कंप्लेंट चली जाएगी एलसीसी के पास। दूसरा है कि जो कंप्लेंट है वो खुद ही एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, जनरली एम्प्लॉयर को रोकना चाहिए ऐसा कुछ हो रहा है तो, पर एम्प्लॉयर खुद ही ये गलत काम कर रहे हैं तो ऐसे में भी एलसीसी के पास जा सकती है। और जो डोमेस्टिक मेड्स हैं, फिर है डोमेस्टिक मेड्स, क्योंकि उनके लिए कोई अलग से कंप्लेंट कमेटी नहीं होती है, वो एक घर है जहाँ पे वो काम करने जा रही है, तो ऐसे में अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो किसे जाके बोलेंगे, घर में ही बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, उल्टा उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा, उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, इसीलिए वो सब जाएंगे एलसीसी के पास। अब है कंप्लेंट, जो अग्रीड वुमन है वो कंप्लेंट देंगी और राइटिंग में देंगी। अब देखिए अगर उन्हें लिखना नहीं आता है तो यहाँ पे जिसको भी वो कंप्लेंट दे रही है वो उनकी हेल्प करेंगे, सेम जैसे हमने आरटीआई में देखा था, अगर किसी को नहीं आता ठीक से लिखना तो वहां पे उनको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। जो कंप्लेंट है वो 90 डेज में देनी है। आपका इंसिडेंट हुआ है आज, आज आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है,
अब ऐसे नहीं कि आप 5 साल बाद जाग रहे हैं रिवेंज लेने के लिए और फिर आप जाके कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। नहीं, एक टाइम लिमिट होती है, उसी में काम करना पड़ता है। तो ये है 90 डेज़ की टाइम लिमिट। इस डे 90 डेज़ को फिर से 90 डेज़ एक्सटेंड किया जा सकता है अगर आपकी इंजरी ज़्यादा थी। मान लो आप हॉस्पिटलाइज़ हो गए थे और आपका 6 महीने का बेड रेस्ट था, तो इसीलिए आपके 90 डेज़ और एक्सटेंड हो सकते हैं, सिर्फ़ कुछ सर्कमस्टेंसेस में। वो कोर्ट बताएँगे कि ठीक भी थे या नहीं, ऐसे में। और जब भी आप कंप्लेन कर रहे हैं तो ऐसे में आपको सारी डिटेल्स देनी है। अक्यूज़ का नाम बताना है किसने किया, डेट एंड टाइम और एग्ज़ैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। अगर वो कन्फ्यूज़िंग डिटेल्स होंगी तो मतलब जो वुमेन है वो गलत बता रही है। इसीलिए हर एक चीज़ डिटेल्ड वर्ज़न में यहाँ पे लिखी जाती है। फिर है कंसिलिएशन। देखिए, कंसिलिएशन किया जा सकता है पर सिर्फ़ अगर विमेन रिक्वेस्ट करे तो। 2 टाइप की वुमेन होती है, एक तो कहती है कि नहीं मुझे पनिशमेंट ही दिलवानी है, दूसरी कहती है छोड़ो ना क्या ही करना है, अगर मुझे शांति से कोई सॉरी बोल दे, मुझे कोई कंसिलिएशन प्रोवाइड कर दे तो ठीक है, अगर वो मुझे सॉरी बोल दे, हमारी ऑफिस चेंज हो जाए, ऐसे छोटे-छोटे से उनकी डिमांड्स होती हैं। तो 2 टाइप की वुमेन रहती हैं, तो अगर वुमेन रिक्वेस्ट करती है ऐसे में कि आप इंक्वायरी ना करके कंसिलिएशन कर दें, शांति से मुद्दा खत्म हो जाए, तो ऐसे में किया जा सकता है, पर ये कभी भी मॉनेटरी ग्राउंड्स पे नहीं होगा। सिमिलरली डीवी एक्ट की तरह, क्योंकि अगर मॉनेटरी हो जाएगा तो फिर इसका मिसयूज़ होने लगेगा। इसीलिए कभी भी मॉनेटरी टर्म्स पे नहीं होता। यहाँ तो हो सकता है ट्रांसफ़र कर दें या फिर हो सकता है 2-4 छुट्टी दे दें कि ठीक है आप शांति से रहो, सॉरी बुलवा दें, लिख के सॉरी बुलवा दें, कुछ भी हो सकता है जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक लगता है, वो पॉइंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के लिए। अगर कंसिलिएशन हो जाता है तो रिपोर्ट किसको जाएगी? या तो डीएम को या फिर एम्प्लॉयर को, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या एम्प्लॉयर, डिपेंडिंग कि एलसीसी है या आईसीसी है। अब है इंक्वायरी इंटो कंप्लेंट या हियरिंग। अगर कंसिलिएशन नहीं होता है तो इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इंक्वायरी हो रही है तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों को दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है सिर्फ वुमेन की बात सुनेंगे और डिसीजन दे देंगे, नहीं। ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा, इसीलिए दोनों की बात सुनी जाएगी। जो कमिटी है यहाँ पर उसके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर्स है, मतलब कि सिविल कोर्ट के पास कौन-कौन सी पावर होती हैं? वो समन कर सकते हैं, वो एविडेंस के लिए बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, पर्सन्स को बुला सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, तो वही सारी पावर यहाँ पे कमिटी को दी गई हैं। इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए? 90 डेज़। अभी भी हमने देखा था 90 डेज़ का टाइम पीरियड था, तो टाइम पीरियड यहाँ पे ईज़ी है याद करने के लिए। अगर इंक्वायरी हो गई तो रिपोर्ट फिर से दी जाएगी, या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी डीएम को या फिर एम्प्लॉयर को, डिपेंडिंग आईसीसी है या एलसीसी। सेक्शन 12 एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। अगर इंक्वायरी चल रही है तो ऐसे में और क्या-क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? तो देखिए, कमिटी ये रिकमेंड कर सकती है कि 3 चीज़ें, या तो 90 डेज़ की लीव मिल जाएगी अग्रीड वुमन को कि जब तक इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि 90 डेज़ का टाइम पीरियड है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक की चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई है, हो सकता है वुमेन को कुछ फेस करना पड़ रहा हो वर्क प्लेस पे, इसीलिए वो 90 डेज़ लीव पे जा सकती है। या तो वुमेन का ट्रांसफर कर देंगे किसी और वर्क प्लेस पे, सेम ही एम्प्लॉयर का जो हो, या फिर अक्यूज़ का कर देंगे ताकि दोनों ही शांति से रह पाएँ। और जो कमिटी है वो रेकमेंड कर सकती है कॉम्पेंसेशन भी टू वुमेन फॉर मेंटल एंड इमोशनल हैरेसमेंट। तो ये भी अलग-अलग होता है, डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे, बहुत ज़्यादा हीनियस थे या नहीं थे, इस टाइप से। पर ये जो कॉम्पेंसेशन है ये सबसे पहले आपका अक्यूज़ से माँगा जाएगा कि पहले आप ही दे दो। फिर है ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। अब हमने देखा एम्प्लॉयर कहाँ होता है, आईसीसी, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में। तो इनको क्या क्या करना होता है, इनकी भी काफी सारी ड्यूटीज होती हैं, बट ये हमने सिर्फ कुछ लिख दी हैं कि अगर आपको लिखना पड़े, स्पेसिफाई करना पड़े तो आप ये कर सकते हैं। नंबर 1, सेफ एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है वुमेन को, ताकि किसी के भी साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो ही ना। दूसरा है आईसीसी बनानी है, ठीक है, और फिर एक्शंस लेना है। सिर्फ बना दी इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं होगा, नहीं, बनाना भी और वहाँ पे एक्शंस भी लेने हैं। थर्ड है टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस वर्कशॉप्स फॉर वुमेन। अवेयरनेस फैलानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इवन आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर अग्रीड वुमन कहती है कि मुझे लीगल एक्शन लेना है, जो भी पर्सन है रिस्पोंडेंट अक्यूज उसके अगेंस्ट, तो जो एम्प्लॉयर है जो कि आईसीसी को हेड कर रहे हैं, वो उन्हें सारा सपोर्ट देंगे। वो उन्हें बताएंगे कि ये आपके राइट्स हैं, आप ऐसे ऐसे फाइल कर सकते हैं, उन्हें सारी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट में डिस्प्ले अवेयरनेस मैसेजेस। ये आपने ऐसे ना देखे होंगे नोटिस बहुत सारे जगह पे, तो ऐसे नोटिस लगे होंगे कि आपको नहीं करना है, आप करेंगे तो आपके अगेंस्ट इंक्वायरी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयर को करनी होती हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को करनी होती हैं, क्योंकि काम तो दोनों का एक ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि एक आईसीसी में होता है और एक एलसीसी में होता है। तो देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट एलसीसी, बाकी सब कुछ सेम ही है और सेक्शन नंबर अलग है, 19 और 20। लास्ट में है सेक्शन 26, टॉक्स अबाउट पेनल्टी।
तो देखिए पेनल्टी क्या है कि अगर एम्प्लॉयर नहीं कर पाता अपनी ड्यूटीज, अभी हमने देखा था सेक्शन 19 में उनकी ड्यूटीज बताई हुई थी, अगर वो नहीं कर पाते हैं वो सारा, तो उनको पेनल्टी मिलेगी 50,000 की। और फिर लिखा गया है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइम पे, मतलब कि आपने अगर फर्स्ट टाइम नहीं किया तो 50,000, अगर फिर से हुआ है दैट इज अब तो हीनियस हो गया है, ग्रेव हो गया आपका ऑफेंस, दूसरी बार भी नहीं किया, तो ये 50,000 डबल हो जाएंगे और वो हो जाएगा आपका 1 लाख। या फिर कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, मान लीजिए आप कोई भी XYZ काम करते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, या फिर 2 साल बाद वो रीन्यू होने वाला था तो वो रीन्यू नहीं होगा, मतलब कि डिपेंडिंग कि आपका काम क्या है आपका लाइसेंस भी आपसे ले लिया जाएगा, क्योंकि बार बार आप गलती कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि विमेन का भी सेफ होना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।